यस। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का यूनिट 5 पेपर 1 का है ना, ठीक है, जो कि अब हम लोग का बेसिकली फर्स्ट यूनिट बन गया है। फर्स्ट या सेकेंड यूनिट है, देख लेना। जो मॉर्निंग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन है हम लोग का कि मान लो x, डी और y, रो दो दूरी की समष्टियां हैं तथा f x से y में एक सतत फलन है, ठीक है। और आगे f के बारे में दिया है, जो मैपिंग f वो कैसी है, एकेकी और अच्छादक है। और जो समष्टि x, दो समष्टि, एक x है और एक y है, तो x के बारे में दिया है कि जो समष्टि x है, मतलब जिस पर हम लोग का फंक्शन डिफाइन हुआ है डोमेन पर, वो हम लोग का कैसा है, सहत है। तब आपको बताना है कि f इनवर्स भी क्या होगा, सतत है। f इनवर्स भी क्या है, सतत है। f ऑलरेडी सतत दिया है, तो आपको बताना है कि f इनवर्स भी सतत होगा कब, जब f आपका क्या है, एकेकीय छादक है और x जो है आपका सहत है। ओके, तो देखो फिर से अगर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें, आपके पास दो दूरी की समष्टि दिया है, एक x, डी और दूसरा y, रो, ठीक है। और मैपिंग दी है f, जो कि x से y पे, मतलब फर्स्ट दूरी समष्टि से सेकंड दूरी समष्टि में डिफाइन हुआ है। और जो मैपिंग f है वो कैसा है, सतत है। आगे f के बारे में ही दिया है, जो मैपिंग f है वो आपका एकेकीय छादक है। और जो x है, मतलब जो डोमेन है जिस पर हम लोग का मैपिंग जहां से डिफाइन हुआ है, वो कैसा सहत है। तो आपको बताना है कि f इनवर्स भी क्या होगा, सतत होगा। तो देखो इसके लिए हम लोग जो जो पहले दिया उसको देख लेते हैं। आपको क्या दिया है, x, डी और y, रो दो दो दूरी की समष्टि। तो x, डी और y, रो क्या है, दो दूरी की समष्टियां हैं। और एक आपका फलन डिफाइन हुआ है कहां से कहां तक, x से y पर। और जो फलन f है वो कैसा है, सतत। तो हम लोग लिखे f जो है x से y पर एक मैपिंग है जो कि सतत है। आगे और दिया है f के बारे में कि f जो मैपिंग आपका था वो एकेकी और अच्छादक है ना, तो वही लिखा। f जो मैपिंग आपका दिया है जो कि x से y पे डिफाइन है, वो क्या है, एकेकी और अच्छादक है। आगे दिया है कि f x जो है, x वो क्या है, सहत है। तो ये जितना था हम लोग का क्वेश्चन में जो दिया वही लिखे हैं। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि f इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे सतत होगा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या लिखे, सिंस f जो है x से y में एकेकी अच्छादक है। क्वेश्चन में दिया है कि f जो है x से y में क्या है, एकेकी अच्छादक है। तो हम लोग एक यहाँ पे इंटरवल लेके चलते, इंटरवल या समुच्चय जिसको हम लोग बोले, माना कैपिटल F x का, और x क्या है यहाँ पे, सहत है ना। x जो मैट्रिक स्पेस दिया है वो सहत मैट्रिक स्पेस दिया है। तो आपको यहाँ पे बताना, हम लोग क्या लिए, f जो है x का कोई समरीत जानते हो, समरीत मतलब क्या होता है, क्लोज्ड ना। तो f क्या है बताओ, x का कोई क्लोज्ड सेट ले लिए। अगर यहाँ पे क्लोज्ड सेट लिए और x जो है आपका सहत है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बनेगा, f इनवर्स का इनवर्स, f आपका क्या है, क्लोज सेट ना, मतलब क्या है, जो आपका f मैपिंग डिफाइन की हो उसके इनवर्स का इनवर्स अगर इस क्लोज इंटरवल पर अप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ f मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखो हम लोग क्या लिखे, सिंस क्वेश्चन में दिया था कि f सहत दूरी समष्टि x में समृद्ध है। क्यों, क्योंकि देखो x जो क्या है बताओ यहाँ पर, उप समुच्चय है, मतलब समुच्चय है बेसिकली, किस पर डिफाइन हुआ है, x पर। और कैसा समुच्चय, समृद्ध है। और x जो हम लोग का सहत है, तो वही मैं लिखा, सिंस f जो है सहत दूरी की समष्टि x में समृद्ध है ना। और f जो मैपिंग दी है x से y में सतत है, क्वेश्चन में दिया था। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, f ऑफ y, जो आपकी ये f ऑफ y की वैल्यू मिली है ना, ये भी क्या होगा, y में समृद्ध होगा, मतलब y में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब ये y में क्लोज्ड होगा तो देखो f ऑफ y हम लोग किसको बोले, f इनवर्स का इनवर्स और ब्रैकेट में f को। तो हम लोग लिखे दिस इंप्लाइज, इसके जगह में हम लोग वैल्यू रख दिए f इनवर्स का इनवर्स f, जो कि किसमें समृद्ध है, y में क्लोज्ड है। और ये वैल्यू कहाँ से हम लोग यूज किए हैं, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, ध्यान दोगे ना, जो f इनवर्स सॉरी, जो f इनवर्स f लिखे हैं y में समृद्ध, इसका मतलब क्या होगा, x में एक समृद्ध समुच्चय का प्रतिलोम, f में क्या है, एक समृद्ध समुच्चय, f क्या है आपका, समृद्ध समुच्चय है। और f में एक x में क्या है बताओ, ये देन क्या हो जाएगा, समृद्ध समुच्चय का प्रतिलोम ना, क्योंकि इनवर्स दिया है, प्रतिलोम, प्रतिबिंब y में समृद्ध होगा। किस पर समृद्ध होगा, यहाँ पर y में ये होगा ना। f इनवर्स जो कहाँ पर हो गया बताओ, y में। यहाँ तो हम लोग क्लियरली मेंशन वैसे किए हैं, उसी को हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या बन गया कि जो आपका f इनवर्स होगा वो y से x में क्या है, सतत है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, मतलब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया था कि f जो है x से y में समृद्ध था, मतलब सॉरी समृद्ध नहीं बल्कि सतत था। तो जब इन्वर्स करोगे तो डोमेन आपका y हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब f इन्वर्स के लिए अगर बात करोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक सतत होगा, y से x में,
ठीक, तो ये हमारा पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो इसको देख लोगे ना। अब हम लोग पेपर 2 के क्वेश्चन में आते हैं, जो हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे थे। देखो यहाँ पे पहला एक थ्योरम है, जितना कराया था उसके बाद देखो थोड़ा सा लेंथी भी पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का वलय, ठीक है, पूर्णांक मतलब समझते हो, आई, मतलब यहाँ पे जो वलय है आपका किस पर है, आई पर है। और जानते हो वलय जब भी आएगा तो वहां पे दो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, एक प्लस होगा और क्या होगा, डॉट। अगर पूर्णांकों का समुच्चय आई हो, तो अगर आई पूर्णांकों का समुच्चय मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, जीरो भी होंगे ना। और ये प्लस और डॉट में क्या है बताओ, रिंग है, वलय है ना। अगर वलय है तो इसका मतलब क्या होगा, आई जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होगा बताओ। अगर आई आपका वलय आगे है, गुरु। हाँ, तो आई जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में आगे गुरु। आबेली ग्रुप। दूसरा क्या होगा, आई जो होगा वो डॉट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, सेमी गुरु। सेमी ग्रुप ना। और तीसरा क्या होगा बताओ, वितरण नियम का पालन होगा, ठीक है, दो वितरण नियम, दक्षिण और एक यस क्या होता है, वाम। तो टोटल देखो आबेली समूह के लिए 5 सर। कंडीशन बनता है। कौन कौन सा 5 कंडीशन, पहला होगा समरक नियम, दूसरा होगा साहचर्य नियम, तीसरा होगा आइडेंटिटी लॉ, फिर क्या होता है बताओ, प्रतिलोम, और एक क्या होता है, क्रम विनिमय नियम। और सेमी ग्रुप के लिए दो नियम होता है। कौन कौन से नियम होते हैं सेमी ग्रुप के लिए, सर संवरक और साचर। साहचर्य। और ये वितरण नियम दो हो जाएगा, तो टोटल अगर बात करें तो रिंग के लिए कितने नियम होते हैं, 9। 9 हो जाएगा ना बेसिकली। तो देखो हम लोग का आई दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, माना। और आपको क्या बताना है कि जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ठीक है, पूर्णांकों का बेसिकली वलय जो होता है, मतलब आई अगर आपका वलय है तो ये क्या होगी बताओ, एक मुख्य गुर्जावली वलय होता है ना। आई क्या होता है, एक मुख्य गुर्जावली वलय होता है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखा, माना कि आई जो है प्लस डॉट, आई वही आपका रिंग है ना, तो इसलिए प्लस डॉट में दिखाइए, पूर्णांकों का एक वलय है। अब पूर्णांकों का एक वलय हो गया मतलब इन नॉन नियम को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आई जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में आबिली समूह होगा, आई जो होगा डॉट के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होगा, और आई में वितरण नियम का भी पालन होगा, ठीक है। तो हम लोग इतना लिखे। अब क्या लिखे, स्पष्टता आई इकाई सहित क्रम विनिमय वलय होगा, ठीक है। क्यों होगा इकाई सहित, क्यों, क्योंकि देखो आई तो आपका प्लस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, प्लस के रेस्पेक्ट में समूह होता है, और समूह होता है तो वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, क्रम विनिमय नियम भी लगेगा, तो वही हम लोग इसलिए लिखे हैं क्रम विनिमय वलय है। क्लियर है पॉइंट। यस सर। हाँ, अब देखो अतः अगर आई को मेरे को मुख्य गुर्जावली बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखे, अतः आई मुख्य गुर्जावली है, इसके लिए यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि इसका प्रत्येक गुर्जावली एक मुख्य गुर्जावली है ना। तो अगर देखो आई को आपको मुख्य गुर्जावली बताना है ना, तो हम लोग क्या प्रूफ कर देंगे कि आई में जितनी भी गुर्जावली है, आई में जितनी भी गुर्जावली है सभी क्या है, मुख्य गुर्जावली है। क्लियर है पॉइंट। यस सर। तो इसको देखो आई के किसी भी गुर्जावली को आप अगर प्रूफ कर दोगे कि मुख्य गुर्जावली है, तो आई भी आपका क्या बन जाएगा, मुख्य गुर्जावली। तो इसके लिए देखो मैं आई का एक गुर्जावली लेके चला, आई का गुर्जावली क्या के चला लिखा, माना एस आई का कोई गुर्जावली है। तो दो कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, पहला कब, जब एस जो होगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एस इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखे, एस को हम लोग आई का गुर्जावली बताए हैं। अगर एस आई का गुर्जावली है और एस को मैं बता दूं मुख्य गुर्जावली है, तो आई भी क्या हो जाएगा, आपका मुख्य गुर्जावली हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। यस। और आई को ही तो हम लोग को मुख्य गुर्जावली प्रूफ करना था, तो देखो हम लोग इसके लिए क्या किए ना, यदि एस शून्य गुर्जावली है, बताया दो कंडीशन में चलेंगे, जब एस की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी, दूसरा एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो पहला क्या बता दिया, जब एस क्या है बताओ यहाँ पे, शून्य गुर्जावली है, तो अगर एस शून्य गुर्जावली है तो एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। और इसलिए एस जो होगा एक मुख्य गुर्जावली होगा, क्योंकि शून्य गुर्जावली हमेशा मुख्य गुर्जावली होती है। क्लियर है पॉइंट। यस सर। ये डायरेक्टली हो जाएगा ना। अब दूसरा हम लोग प्रूफ करेंगे, दूसरा क्या लेके चलेंगे, जब s इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या लिखे, अतः माना s इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर s इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तब s में कम से कम एक अशून्य पूर्णांक a होगा, क्योंकि s क्या है बताओ, जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक अशून्य, ये तो शून्य है, तो अशून्य पूर्णांक होगा, जिसको मैं क्या मान लिया, a। मैं क्या मान लिया, कम से कम एक तो होगा ही, जिसको मैं a मान लिया। क्लियर है पॉइंट। यस सर। अब देखो ध्यान दो, आई आपका क्या था बताओ यहाँ पर, आई आपका रिंग है, वलय है, ठीक है। आई अगर रिंग है मतलब आई जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में समूह होगा ना, यस सर।
हाँ, और एस क्या था बताओ, यहाँ पे गुर्जावली था, और गुर्जावली भी प्लस के रेस्पेक्ट में एक समूह होगा। यस सर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ध्यान देना। और एस जो है आई का ही पार्ट है, मतलब क्या होगा बताओ, एस जो होगा, अगर एस को हम लोग प्लस के रेस्पेक्ट में बात करें तो आई के प्लस के रेस्पेक्ट में जो होगा इसका उपसमूह, मतलब बोलने का मतलब है एस जो है आई का उपसमूह है, और दोनों में मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस के रेस्पेक्ट में ना। यस सर। ठीक है, अगर देखो एस जो है आई का उपसमूह है, ठीक है, और जानते हो उपसमूह भी है या समूह भी है तो 5 नियम को, मतलब 4 नियम को सेटिस्फाई करेगा। समूह है तो, अगर आबेली समूह है तो 5 नियम हो जाता है। अगर समूह है तो कौन कौन सा नियम होगा बताओ, समरक नियम, साहचर्य नियम, फिर आइडेंटिटी लॉ, क्रम विनिमय नियम, ओ सॉरी क्रम नहीं बल्कि इनवर्स वाला ना। यस। तो मतलब यहाँ पे एस भी एक उपसमूह है। ठीक, यस सर। अगर एस उपसमूह है या समूह है तो इसमें भी ऑब्वियसली 4 नियम होंगे, सवरक नियम, साहचर्य नियम, और एक होगा आइडेंटिटी लॉ, और एक होगा प्रतिलोम नियम। तो देखो प्लस के रेस्पेक्ट में देखो तो प्लस के रेस्पेक्ट में अगर कोई एलिमेंट ए है तो ए का प्रतिलोम क्या होगा प्लस के रेस्पेक्ट में? सर माइनस से होता है ना। माइनस से, और डॉट के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा? नॉट। ए पे इनवर्स। यस सर, ये पे इनवर्स। ओके, तो हम लोग तो अभी प्लस के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि चूंकि S जो है I का एक उपसमूह है, अगर S I का उपसमूह है मतलब अगर A जो है कोई एलिमेंट है जो कि S में बिलोंग करता है तो दिस इंप्लाइज माइनस A भी S में बिलोंग करेगा। ये पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं होगा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा कि अतः S में कम से कम एक धन पूर्णांक होगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या बताओ, नॉट इक्वल टू 0, तब a और माइनस a में से एक निश्चित ही धन पूर्णांक होगा, क्योंकि देखो a है, a माइनस a है, अगर यहाँ पे a धन पूर्णांक है तो a नेगेटिव पूर्णांक हो जाएगा, और अगर a वाला ये वैल्यू नेगेटिव है तो a आपका वैल्यू जब माइनस लगाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। यस। तो वही हम लोग लिखे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, a और माइनस a दोनों में से निश्चित रूप से एक जो होगा कोई ना कोई धन पूर्णांक होगा। क्लियर है ये भी पॉइंट? यस सर। तो मैं क्या माना, ऐसे जो धन पूर्णांकों का जो समुच्चय है, ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय मैं s प्लस बता दिया, मतलब देखो s की प्लस क्या बता रहा है, s के धन पूर्णांकों का समुच्चय बता रहा है ना। ठीक, यस। ध्यान दे रहे ना, s प्लस किसको बता रहा है बताओ, जो आपका गुर्जा वाली s है उसके धन पूर्णांकों के समुच्चय को बता रहा है, तो इसलिए हम लोग s प्लस से इंडिकेट किए ना, तो वही लिखे माना s प्लस s के सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है। अगर ये धन पूर्णांकों का समुच्चय है ना तो s प्लस क्या होगा, अरिक्त होगा। क्यों? क्योंकि देखो कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर ही रहे ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे s प्लस क्या होगा, अरिक्त हो जाएगा ना, तो हम लोग लिखे अतएव s प्लस में एक न्यूनतम धन पूर्णांक होगा। s प्लस में क्या होगा, एक न्यूनतम धन पूर्णांक। अब वो न्यूनतम धन पूर्णांक क्या है, तो मैं क्या मान लिया कि जो s प्लस में न्यूनतम धन पूर्णांक था उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल s है। क्लियर है पॉइंट, ए स्मॉल s है ना। यस सर। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग क्या सिद्ध करेंगे कि जो आपका गुर्जा वाली s था वो इसी अवयव स्मॉल s से जनरेट होता है, मतलब स्मॉल s से ही बनता है। मतलब मैं क्या प्रूफ करूंगा, s इक्वल टू s ना, s इक्वल टू स्मॉल s, मतलब क्या है कि जो आपका गुर्जा वाली s है वो s जो एलिमेंट लेके चले उससे जनित होता है, मतलब उसी से बनता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, अब हम सिद्ध करेंगे कि जो कैपिटल S है, S द्वारा, स्मॉल s द्वारा जनित एक मुख्य गुर्जावली है ना, तो इसलिए हम लोग को अर्थात प्रूफ क्या करना है, कैपिटल S इक्वल टू स्मॉल s ब्रैकेट में। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या लिखे, माना कि स्मॉल n कैपिटल S का कोई पूर्णांक है, ये जो कैपिटल S है ना उसका कोई पूर्णांक क्या है बताओ, स्मॉल n है, कोई नंबर है, तब विभाजन कलन की विधि से, ठीक है, विभाजन कलन की विधि से क्या होगा, मतलब वही डिवाइडेंट प्लस, सॉरी क्या लिखते हैं हम लोग बताओ, डिवाइजर इनटू, डिवाइजर इनटू सर आपकी वर्ड्स में आती जाती है। क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना।
होता है ना, पढ़े हो ना, किसी नंबर को हम लोग किसी नंबर से भाग देते हैं तो भाजक इक्वल टू क्या होता है, भाजक इक्वल टू सॉरी जो हम लोग को जो जिस मतलब भाज्य जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है ना। यस सर। ठीक है, तो देखो मैं क्या माना कि n क्या है बताओ, s का कोई पूर्णांक है, तब विभाजन कलन विधि से एक q भी होगा। q क्या है यहाँ पे ध्यान देना ना, q जो यहाँ पे बेसिकली भागफल को डिनोट करेगा ना, और r भी होगा जो कि एक रिमाइंडर है मान लो। ठीक है, किस में बिलोंग करेगा, i में, जो कि एक इंटीजर होगा। और किस प्रकार होगा कि जो आपका भाज्य है, और भाज्य यहाँ पे समझ लो n है, तो n इक्वल टू क्या होगा, भागफल इंटू भाजक इंटू भागफल। ठीक है, यस सर, प्लस शेषफल। समझ गए, भाजक समझ गए ना। देखो भाज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यस सर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे, शेषफल है, समझ लो ना। जहाँ पे आर जो होगा किससे के बीच में होगा बताओ, 0 और एस के बीच में होगा। क्लियर है अभी पॉइंट? यस। ओके, तो देखो ये जो होगा आरती ध्यान देना ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स लिखा हुआ है, स्मॉल एस होगा ना ये। यस सर। ठीक है, मतलब रिमाइंडर जो होता है आपका भाजक से छोटा होगा ना, जिससे आप भाग दे रहे हो उससे छोटा होता है हमेशा। ठीक है, देखो एक q जो है भागफल है समझ लो, और s जो है भाजक है, और एक क्या है, शेषफल है। ठीक, तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लो 7 है, 7 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे भाजक कौन सा है बताओ, सर 2। भाजक 2, जिससे हम लोग भाग देते हैं ना। और भागफल देखो, जब इसको भागफल दोगे, भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यस सर। और एक क्या बन 3.5। जाएगा, शेषफल। हाँ, तो शेषफल ना, और 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। तो भाज्य जो s है वो किसके इक्वल हो गया बताओ, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, कैसे ही लिखते हैं ना। यस सर। तो वही देखो हम लोग क्या डिनोट किए हैं, समझ लो n किसको बता रहा है बताओ, भाज्य को, तो n हो गया। भागफल को q बता रहा है, तो देखो भागफल लिखे, और यहाँ पे क्या होगा बताओ, भाजक, भाजक s है, प्लस क्या लिखे यहाँ पे, शेषफल। तो देखो शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखो भाजक यहाँ पे 2 था, तो 2 से छोटा आया ना, यस सर। और 0 से बड़ा होता है शेषफल। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लेना ना, स्मॉल एस होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग क्या लिखो, दिस इंप्लाइज, स्मॉल एस कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एस का एलिमेंट है। क्यू क्या है बताओ, एक इंटीजर वैल्यू होगी, जो भागफल होगा वो आपका इंटीजर वैल्यू होगा। तो दिस इंप्लाइज क्यू एस कहाँ पे बिलोंग करेगा, कैपिटल एस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि एस एक गुणजावली है। क्लियर पॉइंट? यस सर। ओके, तो पुनः हम लोग क्या लिखे बताओ, n भी s में बिलोंग कर रहा है। n भी किस में बिलोंग करेगा, s का ही अवयव है ना, यहाँ पे लेके चलो n s का कोई पूर्णांक है, तो n s में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ से तुम बता रहे हो qs भी s में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है, हाँ, तो देखो और s क्या है बताओ, एक ध्यान देना ना, s तो गुणजावली है, साथ में क्या है बताओ, s i का एक उपसमूह है, मतलब s एक उपसमूह है। और उपसमूह में जानते हो ना, अगर दो एलिमेंट उपसमूह में बिलोंग कर रहा है, ध्यान देना प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो H आपका उपसमूह है ना, H क्या है बताओ, उपसमूह है, और A और B इस उपसमूह का एलिमेंट है, तो दिस इंप्लाइज A माइनस B भी इस उपसमूह का एलिमेंट होता है। क्लियर है पॉइंट? ये थ्योरम में पढ़े हैं हम लोग। यस सर। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट किसी उपसमूह में बिलोंग करता है, तो उनका डिफरेंस भी उपसमूह में बिलोंग करेगा। तो देखो यहाँ पे S क्या है, गुणजावली तो था ही, साथ में हम लोग ऊपर बताया भी है कि S जो है I का एक उपसमूह है। अगर S I का उपसमूह है, तो तुम यहाँ पे बता रहे हो N भी S में बिलोंग कर रहा है, मतलब N उपसमूह में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से आप निकाले कि QS भी आपका कैपिटल S में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो QS भी S में बिलोंग कर रहा है, मतलब पहला एलिमेंट भी उपसमूह में बिलोंग कर रहा है, और ये वाला एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है, तो N माइनस QS भी S में बिलोंग करेगा। यस सर। ओके, तो इसका मतलब, और देखो N माइनस QS को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, R। ठीक है, कैसे होगा R, तो देखो आपका N इक्वल टू QS दिया है ना,
तो अगर QS को यहाँ से ट्रांसफर करोगे तो n माइनस QS इक्वल टू R हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो वही हम लोग लिखे कि इसको आप क्या बोल सकते हो, R मतलब क्या है कि R आपका किस में बिलोंग कर रहा है, QS में बिलोंग कर रहा है, और R की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन S है, और S क्या है बताओ, कैपिटल S है न्यूनतम धन पूर्णांक के लिए, और न्यूनतम धन पूर्णांक के लिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, अब वही R की वैल्यू क्या है, n माइनस क्यू एस, मतलब R की वैल्यू 0 मतलब n माइनस क्यू एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस। और n माइनस क्यू एस 0 मतलब n की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, QS के। क्यू एस के ना। अब जब n क्यू एस के इक्वल है तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, ध्यान दोगे कि अतः n जो बिलोंग करता है कैपिटल S के लिए, ठीक है, n बिलोंग करता है, जब n कैपिटल S में बिलोंग कर रहा था तो n इक्वल टू हम लोग कितना निकाले यहाँ पर सॉल्व करके, QS। जहाँ q क्या है आपका एक इंटीजर वैल्यू है। यस। आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, अतः जो कैपिटल S है स्मॉल s द्वारा ही जनित है। कैपिटल S कहाँ से जनित है बताओ, स्मॉल s द्वारा जनित I का एक मुख्य गुर्जावली है। आगे लिखे चूंकि S I का एक स्वेच्छ गुर्जावली है ना, S हम लोग क्या लेके चले, I का कोई भी एक गुर्जावली हम लोग S मान लिए थे, तो S क्या है बताओ, I का एक आर्बिट्ररी या स्वेच्छ गुर्जावली है। इसका मतलब I जो है आपका मुख्य गुर्जावली होगा। क्लियर है पॉइंट? यस। आई जो वाला था वो कैसा वाला है, मुख्य गुर्जावली वाला है। क्लियर है पॉइंट? यस। ओके, अब देखो यहाँ पे एक थ्योरम और कराऊंगा ना, और छोटा थ्योरम है, इसको तो जरूर कर लेना। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या दिया, इसके पहले वाला भले लेंदी था, ये इजी पड़ेगा। क्या दिया क्वेश्चन यहाँ पे, सिद्ध कीजिए कि किसी वलय की दो गुर्जावलियों का सर्वनिष्ठ, ठीक है, मतलब कोई आपके पास वलय दिया है, वलय क्या है नहीं पता, और उसकी दो गुर्जावली, कोई भी दो गुर्जावली, मान लो ए और बी है दो गुर्जावली, ठीक है, जो आपका वलय है, वलय मान लो आर है, आर वलय है, तो इसकी दो गुर्जावली ए और क्या बोल लिए यहाँ पर, बी। तो बी। क्वेश्चन बोलता है कि किसी वलय की दो गुर्जावलियों का सर्वनिष्ठ, जिसको हम लोग आर बोलेंगे, तो अगर ए और बी दो गुर्जावली है तो इसका सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा ना। यस सर। और इसी को हम लोग आर बोल दे रहे हैं ना, जब इसको, जब इंटरसेक्शन को आर बोल दे रहे हो तो आप वलय को ना आर मत बोलो, वलय को हम लोग मान लो बोल देते हैं आई, एक पर्टिकुलर अभी वैल्यू मान लो बोल दी, या समझ लो हमने बोल दी यहाँ पे सी बोल दिए। क्लियर है पॉइंट? यस। ना अभी हम लोग आगे चेंज करेंगे, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वलय की दो गुर्जावलियों का सर्वनिष्ठ, दो गुर्जावलियों का सर्वनिष्ठ भी एक गुर्जावली होगा। मतलब ए और बी क्या है बताओ, अगर किसी वलय की गुर्जावली है तो ए इंटरसेक्शन बी भी जो होगा उस वलय की गुर्जावली होगा। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो इसके लिए देखो हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक वलय चाहिए होगा ना, ठीक है, एक वलय चाहिए होगा, इसकी दो गुर्जावली चाहिए होगा। तो देखो हम लोग क्या लिखे कि देखो डायग्राम भी हम लोग बनाए हैं ना, ए है आपका S1 पहला गुर्जावली और ए है S2 दूसरा गुर्जावली, तो दोनों का इंटरसेक्शन को बताना है कि दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक गुर्जावली होगा। तो देखो इंटरसेक्शन पार्ट ए है जिसको हम लोग S1 इंटरसेक्शन S2 बोलेंगे। ये भी पॉइंट क्लियर है? सर ऐसे एक क्वेश्चन किए थे ना हाँ मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग में किए थे, वो दूसरा क्वेश्चन वो मॉड्यूल का क्वेश्चन था ना, और ये जो है इसका है ना। यस सर। ठीक। ठीक, हाँ, तो देखो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, S1 इंटरसेक्शन S2 लिखे, तो हम लोग क्या लिखे कि माना कि S1 और S2 जो है, S1 और S2 किसी वलय R की दो गुर्जावली है, वलय को हम लोग R मान लिए, और S1 इंटरसेक्शन S2 क्या बोल दिए बताओ, R की दो गुर्जावली है। यस सर। ठीक, तो देखो इन दोनों को इंटरसेक्शन को हम लोग किससे डिनोट किए हैं, S से। यस सर। ठीक, अब देखो एक चीज आती है यहाँ पे, ध्यान देना क्वेश्चन में कि हाँ, अच्छा क्वेश्चन क्लियर लिखा है, हम लोग ध्यान से नहीं पढ़े थे। क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वलय की दो गुर्जावलियों का सर्वनिष्ठ, दो गुर्जावलियों का सर्वनिष्ठ भी, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ लेना भी, आर की एक गुर्जावली होगी। ठीक, आर यहाँ पे वलय को इंडिकेट कर रहा है ना। ठीक। ओके, तो देखो यहाँ पर इतना हो जाएगा, तो हम लोग देखो वलय को R ले लिए और R की दो गुर्जावली ले लिए S1 और S2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन को हम लोग को बताना है कि दोनों का इंटरसेक्शन भी एक गुर्जावली होगा।
तो दोनों को इंटरसेक्शन को हम लोग S से डिनोट किए, मतलब S1 इंटरसेक्शन S2। तो आपको बताना है कि S भी एक आपका गुर्जावली है, ठीक। यस। तो वही हम लोग लिखे हैं, हमें सिद्ध करना है कि S भी R की एक गुर्जावली है, ठीक है। S भी R की एक गुर्जावली है। तो देखो हम लोग आगे क्या लिखे, चूंकि S1 और S2 दोनों R की गुर्जावली है। क्वेश्चन में ये लेके चले हम लोग कि S1 और S2 दोनों क्या है, बताओ, गुर्जावली है यस। R की। अब देखो अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं, अगर S1 और S2 दोनों R की गुर्जावली है तो S1 भी जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में R का उप समूह होगा, और S2 भी जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में R का एक उप समूह होगा। क्लियर है पॉइंट? यस। हाँ, तो वही हम लोग लिखे, चूंकि S1 और S2 दोनों क्या है, R की गुर्जावली है। अगर R की गुर्जावली है तो S1 जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में, और S2 भी जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में R का उप समूह होगा। ये भी क्लियर है? यस। और हम लोग का एक प्रॉपर्टी और होता है थ्योरम, ध्यान देना। अगर आपके पास दो समूह दिया है, ठीक है, दो समूह, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है, मतलब सर्वनिष्ठ, ठीक है, वो भी एक उपसमूह होता है। तो देखो हम लोग वही लिखे, हम जानते हैं कि दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक उपसमूह होगा ना। तो देखो यहाँ पे S1 और S2 क्या है, बताओ, दो उपसमूह है R के। तो इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 भी उपसमूह होगा R का। यस। हाँ, और S1 इंटरसेक्शन S2 को आप किससे इंडिकेट किए हो? आर से। नहीं आरती, S1 इंटरसेक्शन S2 को S से किए हैं। कैपिटल एस। यस। हाँ, R जो है तुम्हारा वलय है ना। हाँ, तो देखो इसका मतलब, देखो जब तुम बताए कि अगर S1 और S2 दो उप समूह हैं, ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक थ्योरम से कि दो उप समूहों का सर्वनिष्ठ भी एक उप समूह होता है। मतलब अगर S1 और S2 दो उप समूह है तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी उप समूह होगा। यस। हाँ, तो वही हम लोग लिख दिए, अतः S जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में R का एक उप समूह होगा, और S का मतलब वही S1 इंटरसेक्शन S2 है ना। यस। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अतः S1 इंटरसेक्शन S2 भी जो होगा प्लस के रेस्पेक्ट में R का एक उप समूह होगा। ये भी पॉइंट क्लियर है? यस। अब देखो ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे बता दिए कि S1 इंटरसेक्शन S2 जो उप समूह, मतलब बोलने का मतलब ये है S भी एक क्या है, उप समूह है ना। तो अब देखो हम लोग क्या लिखे, सिंस S कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सॉरी स्मॉल r कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, हम लोग मान लिए कैपिटल। कैपिटल R में, और स्मॉल s कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एस। ठीक है। ध्यान देना, हम लोग ये मान लिए कि स्मॉल r जो है कैपिटल R में बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल s जो है कैपिटल S में बिलोंग कर रहा है ना। तो देखो हम लोग वही लिखे, स्मॉल r कैपिटल R में बिलोंग कर रहा है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे s जब कैपिटल S में बिलोंग कर रहा है, s कैपिटल S में, और कैपिटल S का मतलब क्या है बताओ, S1 इंटरसेक्शन S2, यस। मतलब क्या है बताओ, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में बिलोंग करता है। मतलब क्या है, स्मॉल s जो है कैपिटल S1 में भी बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल s किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एस टू। तो देखो यहाँ पे अगर तुम चाहो ना तो एक लाइन इसके पहले ऐड कर सकते हो। देखो जैसे इंप्लाइज में मैं डायरेक्ट ए लाइन ऐड कर दिया ना, तो इसके पहले आप क्या करो, मतलब यही लिखोगे, इसके जस्ट बाद इंप्लाइज करके ऐसा लिख सकते हो, आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर, कॉमा एस बिलोंग्स टू, एस बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ, S1 इंटरसेक्शन। S1 इंटरसेक्शन S2। उसके बाद ये लाइन लिखोगे तो एक लाइन आपका बढ़ जाएगा, यस सर, ठीक है। समझ जाओगे ना। हाँ, तो एक लाइन बढ़ जाएगा क्योंकि थ्योरम छोटा बन रहा है। इरेज करूँ इतना? यस। ओके, तो देखो इसका मतलब अब आपका क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज, देखो अब यहाँ पे मैं गुर्जा वाली लगा दिया ना, क्योंकि S1 तो गुर्जा वाली भी है। तो देखो R जो है रिंग का एलिमेंट है, और S जो है S1 का एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, RS किसका एलिमेंट हो जाएगा, S1 का, गुर्जा वाली के डेफिनेशन से। यस सर। तो SR भी S1 का एलिमेंट हो जाएगा, लेफ्ट गुर्जा वाली और राइट गुर्जा वाली ना, समझ गए। हम्म। सिमिलरली S S2 में बिलोंग कर रहा है, और R R में बिलोंग कर रहा है। तो S के लिए भी S2 के लिए भी सेम होगा, क्या लिखा बताओ, RS जो है S2 में बिलोंग कर रहा है, ये S2 है ना, और SR भी जो होगा S2 में बिलोंग करेगा। मतलब एक बार लेफ्ट गुर्जा वाली बताए, एक बार राइट गुर्जा वाली। क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब देखो यहाँ से क्या लॉजिक बन रहा है, ध्यान दो। पहले मैं S1 के लिए देखता हूँ, RS किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S1।
कैपिटल S1 और यहाँ से देखो क्या बता रहे हो, आर एस किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल S1 कैपिटल S1 S2, यहाँ पर देखो S2 yes sir S2 यहाँ पे yes S1 में बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे S2 में भी बिलोंग कर रहा है। yes sir yes sir तो मतलब देखो इंटरसेक्शन क्या तो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दो, ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज, एक लाइन अगर लिखना है, आर एस बिलोंग करता है S1, ठीक है, कॉमा S1, अच्छा रहने दो, डायरेक्ट ही लिख दो तो ठीक है। देखो आर एस जो है S1 में भी बिलोंग कर रहा है और आर एस जो है S2 में बिलोंग कर रहा है, मतलब आर एस कहाँ पे बिलोंग करेगा, S1 इंटरसेक्शन S2 में। yes sir और देखो एस आर जो है S1 में बिलोंग कर रहा है और एस आर जो है S2 में भी बिलोंग कर रहा है, मतलब एस आर जो है S1 इंटरसेक्शन S2 में बिलोंग करेगा। yes sir yes sir ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। yes sir yes sir ओके, देखो आर एस जो बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 और S1 इंटरसेक्शन S2 को मैं कैपिटल एस बोल सकता हूँ ना, yes sir yes sir क्योंकि इसी को तो हम लोग कैपिटल एस माने थे। तो देखो एस आर कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एस में। yes yes एक लेफ्ट गुर्जावली को बता रहा है और एक क्या है, right राइट गुर्जावली। right मतलब देखो एस यहाँ पे आपका पता चल गया, एस जो है आर की एक क्या है बताओ, गुर्जावली ऊर्जावाला और एस क्या था, इंटरसेक्शन था ना दो गुर्जावली का। yes yes मतलब पता चल गया कि दो गुर्जावलियों का इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ भी एक गुर्जावली होती है। तो देखो इतना छोटा सा थ्योरम है और बहुत इजी थ्योरम है ना, yes sir तो कर लोगे इसको। yes sir हाँ, अब देखो एक मैं क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि आइंस्टाइन क्राइटेरियन का, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ बुक से ही बता दूंगा, कर लोगे वैसे ना। yes yes ओके, देखना अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना वैसे। देखो और क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ 1 मिनट टाइम सॉल्व करने में। देखो हाँ, तो देखो हम लोग का पेपर फर्स्ट का ही पेपर सेकंड का ही क्वेश्चन है, आइंस्टाइन क्राइटेरिया से रिलेटेड ना, जिसमें हम लोग को क्या बताना है यहाँ पे, रिड्यूसिबिलिटी के बारे में बताना है। बेसिकली क्वेश्चन जो है रिड्यूसिबिलिटी मतलब खंडनीयता का है ना। और क्वेश्चन देखो ऐसा लिखा है, सबसे पहले किसी वलय के प्रतिरूपक को परिभाषित कीजिए, मतलब आपको यहाँ एक डेफिनेशन देना है, किसका डेफिनेशन बताओ, प्रतिरूपक का। और आगे क्वेश्चन लिखा है कि आइंस्टाइन के सूत्र की मदद से बहुपद x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की खंडनीयता की जांच कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा, आपको कुछ नहीं करना है। मैं और देखो आइंस्टाइन क्राइटेरिया में बताया हूँ yes sir आप करवा yes sir ना, और उससे हाँ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया हूँ, बट एक क्वेश्चन नहीं कराया था। ठीक है, छोटे छोटे दो क्वेश्चन आई थिंक कराया था मैं ना। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग का जो डेफिनेशन है क्या है, कि किसी वलय के प्रतिरूपक को परिभाषित करना, मतलब वलय का जो प्रतिरूपक होता है उसको डिफाइन करना ना। अभी प्रतिरूपक क्या होता है, क्या होता है प्रतिरूपक, सर अभी याद नहीं है अभी याद हाँ, और हम लोग पढ़े भी नहीं है, वैसे पढ़े हैं लेकिन प्रतिरूपक के नाम से नहीं पढ़े ना। प्रतिरूपक मतलब मॉड्यूल होता है बेसिकली ना। अच्छा yes sir हाँ, उसी का हिंदी, हाँ हिंदी में मॉड्यूल को प्रतिरूपक बोलते हैं, मतलब बुक में मैं भी देखा हूँ उसमें दिया नहीं था। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपको प्रतिरूपक को डिफाइन करना है, फिर आइंस्टाइन के सूत्र की मदद से बहुपद x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सॉल्व करना है ना। yes sir yes हाँ, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, अब डेफिनेशन कहाँ से लिखोगे, तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे है और आपके बुक में भी दिया होगा, मैं देखो यहाँ से डेफिनेशन बता रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन, जैसे अगर यहाँ पे प्रतिरूपक को बताओगे तो दो होता है, एक वाम होता है और एक दक्षिण, दोनों को बताने की जरूरत नहीं है ना। आप यहाँ पे मत बताना कि वाम है कि दक्षिण, आप डायरेक्ट रख देना प्रतिरूपक का डेफिनेशन या मॉड्यूल की परिभाषा। ठीक, yes sir और उसके बाद देखो क्या करोगे, क्या लिखना, कि माना आर कोई वलय है, कोई अरिक्त समुच्चय कैपिटल एम वलय आर पर एक वाम मॉड्यूल कहलाता है, ये जरूर मेंशन कर देना ना, यहाँ पर आर मॉड्यूल yes आर sir पर वाम मॉड्यूल कहलाता है यदि एम प्लस के सापेक्ष एक आबेली समूह होगा। जो मॉड्यूल एम हम लोग लेके चले वो क्या होगा बताओ, एम क्या बताओ, वलय आर का कोई समुच्चय है। तो इस वलय आर के समुच्चय कैपिटल एम को हम लोग वार्म मॉड्यूल कब बोलेंगे, जब ये जो हम लोग उप समुच्चय एम लेके चले हैं,
प्लस के रेस्पेक्ट में आबेली समूह होना चाहिए और इस प्रकार आबेली समूह होना चाहिए कि अगर हम लोग कोई आर का एलिमेंट मतलब वाला आर का एलिमेंट स्मॉल आर लेके चलें और इस मॉड्यूल मतलब अभी मॉड्यूल नहीं है ना, अभी उप समुच्चय है, जो ये समुच्चय है उसका एलिमेंट हम लोग एम लेके चलें, तो ये दोनों मिलके कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और कब सेटिस्फाई करेंगे? जब अगर आर कैपिटल आर में बिलोंग करता है और स्मॉल एम जो है कैपिटल एम में बिलोंग करता है, तो आर एम जो होगा वो कैपिटल एम में बिलोंग करना चाहिए और इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए कि पहला कंडीशन आर ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू होगा आर ए प्लस आर बी, ठीक। दूसरा आर प्लस एस ए इक्वल टू होगा आर ए प्लस एस ए और आर ब्रैकेट में एस ए इक्वल टू होगा आर एस इंटू ए। क्लियर है पॉइंट? यस सर। जहाँ आर और एस जो होगा कैपिटल आर का एलिमेंट होगा और स्मॉल ए और बी जो बोले हैं ये जो उप समुच्चय एम जिसको हम लोग को उप मॉड्यूल बताना है उसका एलिमेंट है। क्लियर है? लिख लोगे? यस सर। हाँ तो देखो दक्षिण में कुछ नहीं होता ना, एवाम है, दक्षिण में क्या हो जाएगा, यही जो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हुआ है ना वो राइट में हो जाएगा, मतलब ए वाला आर कहाँ चला जाएगा, राइट साइड, ए आर प्लस एस कहाँ चला जाएगा, ए के बाद राइट साइड, और यही जो आपका था आर ब्रैकेट में एस प्लस ए, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, ए आर और बाहर एस हो जाएगा, ठीक। यस सर। ओके, तो ये हम लोग का पहला डेफिनेशन तो हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन जो आइंस्टाइन वाला था उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो तो सर जी सिर्फ वाक्य क्वेश्चन लिखना यहाँ है पे ना? हाँ बस एक ही लिखना, दोनों करने की जरूरत नहीं है ना। यस सर ठीक। हाँ अब देखो उसका जो क्वेश्चन था उसको मैं करा रहा हूँ। विजिबल है ना इतना में? यस सर। ओके अच्छा है, तो मैं साइज थोड़ा बढ़ा भी दूंगा। नहीं सर आप बता दीजिए, मैं जूम करके देख लूंगी। ओके देखो क्या दी यहाँ पे, आइंस्टाइन के निष्कर्ष के प्रयोग से दिखाइए कि बहुपद जो है परिमेय संख्याओं के क्षेत्रफल अखंडनीय है ना, यही क्वेश्चन वहां पर दिया था, तो डेफिनेशन बता दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग को बताना है कि अखंडनीय है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको हम लोग एफ एक्स बोल दिए, क्या लिखे बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, दोनों साइड x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी, उसका मीनिंग है मल्टीप्लाई करने का ना, क्यों, तो देखो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए लेफ्ट साइड और राइट साइड भी, ठीक। यस सर। हाँ और देखो लिखना तो तुम समझते हो, जैसे इसके जस्ट आगे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके दिया है, तुम यहीं पे लिखना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इम्प्लाइज, एक लाइन और ऐड कर लेना, x माइनस 1 ब्रैकेट में क्या होगा एफ एक्स इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला, देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा बताओ, x की पावर 5 माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। यस सर। हाँ नहीं तो सॉल्व करके तुम यहाँ पे सॉल्व करके शो भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो करते बन जाएगा, कट पिट जाएगा पूरी वैल्यू और क्या बचेगा, एस की पावर 5 माइनस 1, ठीक। यस सर। हाँ तो उसके बाद देखो फिर क्या लिखोगे यहाँ पर कि दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 ब्रैकेट में एफ एक्स की वैल्यू एस की पावर 5 माइनस 1 मिल गई, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब मैं क्या किया, जो x माइनस 1 था उसको y पुट कर लिया, अगर x माइनस 1 को y पुट करोगे तो x की वैल्यू y प्लस 1 मिल जाएगी। यस सर। तो समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, क्या रखोगे बताओ, x माइनस 1 के जगह में आप यूज करोगे y का और x के जगह में यूज करोगे y प्लस 1 का, तो देखो लिखा ना x माइनस 1 था तो यहाँ पे y लिख दिया, f फिर ब्रैकेट में x था तो s की जगह में y प्लस 1 लिख दिया, तो यहाँ पे x था तो y प्लस 1 की पावर 5 हो गया माइनस 1। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या बना बताओ, x प्लस a की पावर 5, मतलब वही फॉर्मूला पढ़े हो ना, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इसको अगर आगे लिखोगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला, द्विपद प्रमेय, यस सर। ठीक है। 1 की जगह में 1 है और s की जगह में यहाँ पे y है, तो इसका फॉर्मूला पढ़े हो ना, क्या होता है बताओ, s की पावर n प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए, फिर होता है एन सी 2 एस की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर, पढ़े हो यस ना। सर। ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा ना, तो देखो वही लिखे हैं x की पावर n मतलब क्या है y की पावर 5 और यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर क्या होगा nc1, n की वैल्यू 5 है तो 5c1
x की पावर n माइनस वन, मतलब y की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 5 थी तो 5 माइनस वन 4 हो गया, इंटू a, और a क्या है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यस सर। ठीक है, फिर दूसरा जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। और देखो यहाँ पे a करने की जरूरत नहीं है ना आरती, क्यों, क्योंकि हम लोग तो फॉर्मूला 1 के बेसिस पे लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे a लिखना जरूरी नहीं है, a नहीं रहेगा। ठीक है, यस सर, ठीक। हाँ तो देखो जब यहाँ पे पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती तो शो करते, तो फॉर्मूला में मत ही करो। यहाँ पे फिर क्या होगा बताओ, nc2 मतलब 5c2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, x की पावर n माइनस टू, मतलब 5 माइनस टू आपका कितना मिल गया, 2, 5 माइनस टू 3 मिल गया। ठीक, यस सर। फिर यहाँ पे nc3 हो जाएगा, और y की पावर क्या होगा बताओ, 5 माइनस थ्री, और 5 माइनस थ्री 2 हो जाएगा। फिर nc4 करोगे और y की पावर क्या होगा बताओ, 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे बताओ, ncn, और ncn मतलब 5c5, और 5c5 की तो वैल्यू 1 हो जाती है ना, और y की पावर क्या होगा 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 0, मतलब 1 आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है पॉइंट? यस सर, बट आपका पॉइंट टू क्या है, कैलकुलेशन तो समझ जाइए अच्छा मेरे रुक को। गया, समझ गया ना। हाँ। ओके, और ये -1 था, माइनस को सेम लिखा, तो देखो अब क्या होगा बताओ, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यस सर। हाँ तो जब कैंसिल हो गया तो आपको वैल्यू क्या मिला, y की पावर 5 प्लस, इसको सिंप्लीफाई तो कर लोगे, 5y की पावर 4 प्लस 10y की पावर 3 प्लस यहाँ पे होगा 10y का स्क्वायर प्लस 5y। कैलकुलेशन समझ जाओगे ना ये यस वाला। सर, वाई हाँ कॉमन ले लो। ठीक है, हाँ नहीं एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हो समझते हो हाँ। ना। हाँ, अब y कॉमन ले लिए तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, ये भी समझ गए। यस सर। हाँ तो देखो अब क्या करोगे, दोनों तरफ से y y कट जाएगा, ये आप किसकी वैल्यू निकाल रहे थे बताओ, y f y प्लस 1 की वैल्यू, तो देखो यहाँ भी y यहाँ भी y कट गया, तो f y प्लस 1 की वैल्यू इतनी मिल गई, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल दिए। यस सर। और इसी को हम लोग क्या मान लिए बताओ, f ऑफ जी वाई। g ऑफ y ना। यस सर, जी ऑफ वाई। हाँ तो देखो अब इसको हम लोग को कंपेयर करना है ना, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखे कि स्पष्टता जी वाई गुणांकों सहित ना, पूर्णांक गुणांकों सहित एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद जी वाई को हम लोग अरेंज करें उल्टे क्रम में, मतलब क्या है, पहले कांस्टेंट को, फिर पावर 1 को, फिर पावर 2 को, फिर पावर 3 को, फिर पावर n को, क्योंकि आइंस्टाइन क्राइटेरियन में जो बहुपद होता है ना, हम लोग इसी फॉर्म में लिख के कंपेयर करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब होता है ना, यस सर। तो उसी फॉर्म में हम लोग क्या किए, अरेंज कर लिए। अब देखो यहाँ पे पावर 4 तक गया, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर देखें तो क्या बनेगा बताओ, a0 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस a3y3 प्लस a की पावर 4 y की पावर 4, यही बनेगा। यस सर। तुलना करो, तुलना करोगे तो a0 की वैल्यू 5 मिली, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और a4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ जाओगे, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना। नो। हाँ तो देखो सबसे पहले आइंस्टाइन क्राइटेरियन कब फॉलो होता है, कि जब आपका जो a0 हो वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। तो देखो यहाँ पे a0 5 है ना, यस सर। जो कि एक अभाज्य संख्या है। अब क्या बोलता है दूसरा, यहाँ पे आइंस्टाइन क्राइटेरियन का जो कैटेगरी मतलब रूल होता है, वो क्या बोलता है कि अगर आपका a0 जो है कांस्टेंट मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है, और a0, ठीक है, जो a0 है इस लास्ट वाली वैल्यू को डिवाइड नहीं करना चाहिए a4 को। ठीक, यस। और a0 का स्क्वायर इस a0 को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ठीक, यस। और बाकी सबको डिवाइड करेगा। ध्यान दो, a0 जो है ना वो आपका लास्ट वाली वैल्यू मतलब a4 को डिवाइड नहीं करेगा, और a0 का स्क्वायर जो होगा फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड नहीं करना चाहिए, बाकी सबको डिवाइड करना चाहिए। ठीक, तभी आइंस्टाइन क्राइटेरियन लगता है। तो देखो हम लोग देखें ना यहाँ पे a0 की वैल्यू 5 है, जो कि a4 को डिवाइड नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि a4 1 है और 1 को डिवाइड करेगा क्या, नो सर, 5 नॉट इक्वल। तो वही हम लोग लिखे हैं कि 5 डज नॉट डिवाइड a0। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, और दूसरा यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखे हैं कि 5 डिवाइड करता है a3 को, डिवाइड कर रहा है ना a3 को, यस सर। a2 को भी डिवाइड कर रहा है, यस सर, A1 को भी। a1 को भी डिवाइड कर रहा है, यस सर। a0 को भी डिवाइड कर रहा है। हाँ, a0 को डिवाइड करता है ना, लेकिन a0 का स्क्वायर a0 को डिवाइड नहीं करेगा। यस सर।
मतलब ये जो प्राइम नंबर आप निकाले हो ना उसका स्क्वायर जो होगा A0 को डिवाइड नहीं करेगा। देखो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड करेगा A0। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 5 को डिवाइड करेगा क्या? नो सर। तो देखो अतः आइंस्टाइन क्राइटेरियन से या आइंस्टाइन के अखंडनीयता के निष्कर्ष से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालिए कि एफ जी वाई जिसको हम लोग माने थे ना, और जी वाई हम लोग किसको माने थे, एफ वाई प्लस 1 को। यस। हाँ तो हम लोग लिखे जी वाई जिसकी वैल्यू एफ वाई प्लस 1 के इक्वल है ना, परिमेय संख्याओं के क्षेत्र पर अखंडनीय है, अतः जो दिया गया बहुपद है वो अखंडनीय बहुपद है। क्लियर पॉइंट? यस सर। तो आई थिंक कर लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं आएगा? नो सर। हाँ तो अभी फिलहाल मैं इतने क्वेश्चन को छांट के रखा था ना। यस।